वेलकम टू द स्टार्ट एडू। हमने कल सिलेबस डिस्कस किया था पी टेट का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज से हम शुरू करते हैं हमारा एसएसटी में हम सबसे पहले करेंगे हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। और हिस्ट्री थोड़ी सी वैसे भी सबको थोड़ी सी मुश्किल लगती है ना, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले हिस्ट्री शुरू करते हैं। सो सबसे पहला जो टॉपिक है अपने सिलेबस में वो है हाउ व्हेन एंड वेयर, एंड दिस इज़ चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 है ये। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इसमें क्या है, द हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग एंड एंडेड विद द लास्ट वाइजरी लॉर्ड माउंटबेटन। जो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, वो शुरू हुई थी वैरन हेस्टिंग से, जो हमारे गवर्नर जनरल थे इन 1773 में। और जब हिस्ट्री हमारी ख़त्म हुई है वो हुई थी लास्ट वाइजरी थे जो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, वहाँ पर 1817 में जेम्स मिल, जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, ठीक है, उन्होंने 3 वॉल्यूम में जो है बुक बनाई थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके अंडर ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उन्होंने उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो हम ये सब करते क्यों हैं, हमने ये डिवाइड क्यों किया, ठीक है, हमने ये इंडियन हिस्ट्री को इन 3 चीज़ों में डिवाइड क्यों किया, सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज पीरियड्स, ताकि इन अलग अलग पीरियड्स की, है ना, जो विशेषता है, क्वालिटीज़ हैं, वो अलग अलग हैं, ठीक है, और उसी की वजह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। दैट्स वाई हमने इसको 3 में डिवाइड किया था। अकॉर्डिंग टू द जेम्स मिल, जितनी भी हमारी एशियन सोसाइटीज़ थी, ठीक है, वो सारी लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन के लिए थी, मतलब सब लोअर लेवल की थी, मतलब सारी चीज़ें निम्न प्रकार की थी। बट इसलिए जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश को जो है, अगर ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर लेगा तो हमारा जो इंडिया है वो ज़्यादा सिविलाइज हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी, है ना, लेवल इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता था कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इतनी लोअर लेवल है, जिसकी वजह से हमें जो है हमारे यूरोपियन मैनर्स में, आर्ट्स में, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, लॉज वगैरह, हमें ये सब जो है इंडिया में डेवलप करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए उसने इनको डिवाइड किया था। बट ये तो था ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशंस, हमारे हिस्टोरियंस ने हमारे इंडिया को डिवाइड किया 3 में, दैट इज़ एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तभी आपने पढ़ा होगा एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो पीरियड है आपका एशियंट वाला, ये जो है आपके वेस्ट साइड से आया था, लेकिन जो हमारा मॉडर्न पीरियड है ये आपकी सारी ग्रोथ से रिलेटेड है, जैसे कि जिसके अंदर आपका मॉडर्निटी ओपन हो गया था, मॉडर्न हो गए थे, दैट इज़ साइंस में फ़र्क पड़ गया था, हमारा रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी आप लोगों को मिल चुकी थी, इक्वालिटी हो गई थी। तो दैट इंक्लूड्स इन योर मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉलोनाइजेशन। हम इतनी जगह पढ़ते हैं कॉलोनाइजेशन कॉलोनाइजेशन, बट इसका मतलब क्या होता है? When the subjugation of one country by another leads to these kinds of the political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. सब्जुकेशन क्या होता है? जब एक जना दूसरे पे अपना हक जमा लेता है, ठीक है, तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे सब्जुकेट कर लेती है, अपना हक जमा लेती है, उसको अपने अंडर कर लेती है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो नई कंट्री है, ठीक है, उसने आप पुरानी कंट्री को अपने अंडर कर लिया, तो अब जितने भी रूल्स चलेंगे वो नई कंट्री के चलेंगे, तो चेंज आएगा आपके पॉलिटिकल में भी, इकोनॉमिक में भी, सोशल में भी, आपके कल्चरल चेंजेस भी होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर दूसरी कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल कर लेती है और उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, दैट इज़ नोन एज द कॉलोनाइजेशन। एंड व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री? जो सोर्सेज हैं अलग अलग, है ना, हमारी पूरी इंडियन हिस्ट्री के, तो हिस्टोरियंस उसको कहाँ कहाँ पर राइट करते थे, कैसे मतलब उसको लिखते थे, यूज़ करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स तो है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो भी आपके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ से हमें पता लगता है हमारी इंडियन हिस्ट्री का। एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी डिसीजंस, एग्रीमेंट,
कोई भी इन्वेस्टमेंट की है वो क्लियरली जो है उनके अकाउंट्स में लिखे जाते थे। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट। इसी की वजह से हम पहले नोट्स, मेमोज वगैरह ये सब चीज़ें बनाते थे, और उसमें जो है हमारी एक एक छोटी से छोटी चीज़ भी लिखी जाती थी। हमने यहाँ पर खर्चा किया, है ना, यहाँ से ये चीज़ लेकर आया, यहाँ से ये चीज़ गई, ये सब उसमें लिखा होता था रिपोर्ट्स में। और ब्रिटिश ने जो है इन सारी जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको एक जगह पर रिकॉर्ड करने के लिए उसके लिए अलग अलग रूम्स बनाए हुए थे। हर चीज़ का अपना अलग अलग रूम्स था, या फिर आप बोल सकते हो ऑफिस था, जैसे कि विलेज तहसीलदार का ऑफिस था, कलेक्ट्रेट का ऑफिस था, कमिश्नर ऑफिस था, प्रोविजनल सेक्रेटरीज के ऑफिस थे, लॉ कोर्ट्स थे, ठीक है, इन सब के अपने अलग अलग रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए थे, ताकि इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको एक जगह पर मिल जाए, एक ही रूम में मिल जाए। 1946 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी हमारी इंडिया की, उसने कुछ जो है काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स बनाई थी। वो क्या थी, तो उसमें से पहली रिपोर्ट है हमारी बॉम्बे। बॉम्बे रिपोर्ट में क्या था, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर द शिप एंड द एस्टैब्लिशमेंट। जितने भी हमने अरेंजमेंट्स की थी हमारी आर्मी के लिए कि वो शिप्स कहाँ से लेकर आएंगे, कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, उस सब के बारे में लिखा होता था। और जो रॉयल नेवी शिप थी वो इसके अंडर नहीं आती थी, ये इस हार्बर से, इस बॉम्बे हार्बर से या बॉम्बे रिपोर्ट से बाहर आती थी। इसके बारे में हम बॉम्बे रिपोर्ट में नहीं लिखते थे। नेक्स्ट है कराची। 301 mutineers are under the arrest and a few more strongly suspected are to be the arrested। म्यूटिनेट्स क्या होते हैं, ऐसे पर्सन या ऐसा सोल्जर आप कह सकते हो जो किसी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, किसी की अथॉरिटी को फॉलो नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे बच्चे हैं, ठीक है, स्कूल में रिसेस में बाहर चले गए, खाना खा रहे हैं या खेल रहे हैं, कुछ भी है। अब आफ्टर द रिसेस उनको ऑर्डर दिया गया कि स्कूल में वापस आओ, वो बोल रहे हैं हम नहीं आ रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया। वो कोई अथॉरिटी, कोई मतलब कंट्रोल करने की उनको कोशिश कर रहा है, उसकी वो बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे क्या हुए, आपके म्यूटिनीर्स हो गए। तो ऐसे ही 301 म्यूटिनियर्स थे वो जो अंडर अरेस्ट थे, अरेस्ट हो चुके थे ऑलरेडी, ठीक है, और उनमें से कुछ और भी मतलब और भी जो है म्यूटिनियर्स हैं जो अभी अरेस्ट होने रहते थे। जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट आपकी इसके अंडर होती है वो सारी मिलिट्री गार्ड के अंडर ही होती है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम। एक होता है विशाखापट्टनम, पहले ये था विशाखापट्टनम, ठीक है। इसकी जो पोजीशन थी वो सारी जो है कंप्लीटली हमारे अंडर कंट्रोल में थी, और कोई भी वायलेंस जो है यहाँ पर नहीं कर सकता था। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by the calligraphist। Calligraphist क्या होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी की लैंग्वेज को जो है आपकी आपकी अंडरस्टैंडेबल वाली लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से चेंज करके उसको लिख देते हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं। तो वो होते हैं कैलीग्राफी। जैसे कि हम हमारा लेटर्स यूज़ करते हैं ना, फॉन्ट चूज़ करते हैं इटालियन या संवा ठाओ, तो वो लोग होते हैं कैलीग्राफिस्ट जो उसको बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो जो हमारे 19th सेंचुरी जब शुरुआत हुई तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये हमारी पुरानी भाषा में लिखे हुए थे, हमें नहीं समझ आ रहे थे, या राइटिंग उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी कि हमें नहीं समझ आ रहे थे। तो इन कैलीग्राफिस्ट ने क्या किया, जितने भी ये रिपोर्ट्स हैं इनको केयरफुली कॉपी किया, उन पुरानी वाली रिपोर्ट्स को नई रिपोर्ट्स में कॉपी किया, उनको बहुत ब्यूटीफुली रिटर्न किया गया, लिखा गया। नेक्स्ट है आप, ये था ऑल अबाउट द रिपोर्ट्स कि कहाँ कहाँ से जो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, हमें वहाँ से जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगा उनकी राइटिंग से। तो इन सब चीज़ों से हमें पता लगा। नेक्स्ट है आपका द नेशनल आर्चिव्स ऑफ द इंडिया। ये कब आया था, ये आपका 1920s में आया था, जब न्यू दिल्ली बनी थी। नेशनल म्यूजियम और जो नेशनल आर्चिव्स थे दोनों जो है वाइसरल पैलेस के आसपास में ही बनाए गए थे। जब न्यू दिल्ली बना था, पहले वो दिल्ली था, पुरानी दिल्ली थी, अब न्यू दिल्ली जब बना था तो जो नेशनल म्यूजियम है आपका और जो नेशनल आर्चिव्स है उन दोनों को बिल्कुल आसपास बनाया गया था। किसके आसपास बनाया गया था, वाइसरल पैलेस के आसपास बनाया गया था। अब कुछ सर्वेज भी किए गए, अब रिपोर्ट्स बनाई हैं तो सर्वे तो जरूर किए होंगे। सर्वे क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन द विलेजेस रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। विलेजेस के अंदर हम रिवेन्यू से रिलेटेड जो सर्वे हैं वो करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि टॉपोग्राफी कैसी है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है ना, वहाँ का फ्लोरा फूना इन्वायरमेंट कैसा है, प्लांट्स वाटर वगैरह ये सब। तो और वहाँ की लोकल हिस्ट्री क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, लोग कैसे है ना फसल को उगाते हैं। तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए विलेजेस में जो है रिवेन्यू सर्विस ज़रूर से किए जाते हैं।
फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। ठीक है, पहले विलेज में आपके रेवेन्यू सर्वेज किए जाते थे, और 19th सेंचुरी के बाद हर 10 साल में सेंसस ऑपरेशन किया जाता था, जिसके अंदर क्या रिकॉर्ड करते थे कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं हमारे इंडिया के अंदर हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन डिपेंड नहीं करता कि कौन सी कास्ट के हैं, कौन से रिलीजन के हैं, क्या ऑक्यूपेशन है। अगर आपने कभी नोट किया, आपके घर में भी कई बार आते हैं, आपके घर में कितने जने रहते हैं, आप क्या यूज़ करते हो, है ना, समथिंग लाइक इस टाइप का सर्वे होता है। तो वही सेंसस ऑपरेशन के लिए ये सर्वे किया जाता है, जिसमें हर एक पर्सन की कुछ बातें लिखी जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। और भी बहुत तरह के सर्वेज होते हैं, लाइक बोटानिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, इस टाइप के कुछ और भी सर्वेज किए जाते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बोटानिकल सर्वेज क्या होते हैं, इसके अंदर बोटानिकल गार्डन्स या नेचुरल जो हिस्ट्री के म्यूजियम्स हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रिटिश ने जो है एस्टैब्लिश किए थे, उनको यूज़ किया जाता है। वहाँ से जितने भी वहाँ के प्लांट्स लगे हुए हैं, उनका स्पेसिमन, उनका एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है उस पर रिसर्च करने के लिए, उसको उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि ये कैसे उगता है ना, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कैसा इसको इन्वायरमेंट चाहिए होता है। मतलब वहाँ से जो है वो अलग अलग तरह के पौधों के छोटे छोटे स्पेसिमन्स यूज़ करते हैं। स्पेसिमन होता है एक छोटा सा भाग, किसी भी चीज़ का एक छोटा सा भाग जब हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज स्पेसिमन्स। सो बोटेनिकल गार्डन से हम वो सब चीज़ों के स्पेसिमन्स, प्लांट्स के स्पेसिमन्स लेते हैं, तो और उसके लिए जो है हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8, दैट इज़ हाउ, व्हेन एंड वेयर। आई होप आपको आज का मेरा सेशन समझ आया होगा और अच्छे से आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। सो अब हम कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश एंड पंजाबी, जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, उससे उनकी जो है मैं डेली बेसिस पे आपको शॉर्ट्स वीडियोस देती रहूँगी, तो आप उन पर भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम वीडियोस में जो है हम एसएसटी को कवर करेंगे, एसएसटी या फिर सीडीपी को कवर करेंगे, और हम शॉर्ट्स की तरफ से हम इंग्लिश और पंजाबी, ताकि वाइस वर्सा हमारा सिलेबस कवर हो जाए, बिकॉज द टाइम पीरियड इज़ वेरी लेस। हो सकता है कि आपकी डेट, पेपर की डेट आगे हो जाए, बट हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम वाइस वर्सा ये चीज़ को चलाएंगे। सो आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से भी, और वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा और शॉर्ट्स भी ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।